नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है क्लास 12, ये जो वीडियो है क्लास 12 का है, BST बिजनेस स्टडीज़, और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जाके देखें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो हम आप लोगों को सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम आप लोगों के इस पूरे वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें प्रिपेयर हो सकें, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको अलग अलग हम लोग समझते हैं, प्रिंसिपल अलग समझते हैं और इसके मैनेजमेंट अलग समझते हैं। प्रिंसिपल अलग और मैनेजमेंट अलग, ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट अलग। प्रिंसिपल का मतलब आप लोग जानते हैं फंडामेंटल ट्रूथ होता है, रिफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी प्रिंसिपल जो होता है एक स्टेटमेंट होता है जो हम लोगों को सही सही चीज़ें बताता है, फंडामेंटल एंड ट्रूथ बताता है, जो बेस किस पर होता है, कॉज एंड इफेक्ट पर होता है, बेस एंड कॉज का रिलेशन होता है। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल, अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है एक जनरल गाइडलाइन देता है, जनरल गाइडलाइन देता है फॉर डिसीजन मेकिंग बिहेवियर ऑफ मैनेजर। यानी मैनेजर को एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और एक जनरल गाइडलाइन देता है कि आपको बिजनेस किस तरीके से चलाना है। तो अब कुछ हम डिफरेंस देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस में, प्योर साइंस प्रिंसिपल में डिफरेंस लिखा है वेरी फ्लेक्सिबल। देखिए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है समय के अनुसार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और साइंस जो होता है रिजिडिटी होता है, जो भी हम लोग रिएक्शन करेंगे तो उसका हमेशा क्या होता है, रिजिडिटी होता है। सेकंड जो है प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्रिएटिविटी के बेसिस पे अप्लाइड किया जाता है, और ये जो होता है एब्सोल्यूट एंड स्टैटिक मैनर के बेसिस पे होता है। फिर थर्ड जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विथ चेंज इन इन्वायरमेंट। यानी ये जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग ये पेश होता है, ठीक है। और साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विथ टाइम। ये साइंटिफिक प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, रिजिडिटी होता है, राइट। फिर इसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक्स में। फर्स्ट जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, सेकंड जो है मैनेजमेंट टेक्निक्स है। तो इसमें फर्स्ट जो लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर एक्शन। यानी कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये क्या देता है, हमें एक गाइडलाइन देता है, ठीक है। और ये टेक्निक्स जो होता है, मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड प्रोसीजर इन्वॉल्व सीरीज स्टेप टू द परफॉर्म टू कंप्लीसिंग गोल। यानी ये हमें एक क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है, सीक्वेंस बताता है, मेथड बताता है एंड टेक्निक बताता है, ठीक है। क्या बताता, कौन बताता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करेंगे। और ये जो है हमको क्या बताता है, गाइडलाइन बताता है, ठीक है, कि कैसे डिसीजन लेना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मोर फ्लेक्सिबल, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो होता है लेस फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आता है। अब डिफरेंस हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज़ में डिफरेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर मैनेजरियल एक्शन। यानी अगर कोई भी मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो वो चीज़ें क्या करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है गाइडलाइन, कि हम लोग आसानी से डिसीजन ले सकें।
और वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यू आर गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के लिए क्या करता है, गाइडलाइन करता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निक इन नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है एक नेचर का टेक्निक होता है, वैल्यू एथिकल इन नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके फीचर्स, नेचर देखेंगे, फीचर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहला जो इसका क्या है, फीचर है यूनिवर्सल अप्लीकेबल, जिसे परवेसिव बोला जाता है। यूनिवर्सल अप्लीकेबल क्या होता है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस किसी भी टाइप का हो, लार्ज स्केल का बिजनेस हो, स्मॉल स्केल का बिजनेस हो, या तो किसी भी नेचर का आपका बिजनेस हो, हर बिजनेस में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, राइट। देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल in nature, that means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature, right। उसके बाद लिखा बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज बिजनेस, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, कहीं भी पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लार्ज स्केल बिजनेस हो, स्मॉल स्केल बिजनेस हो, कहीं भी इसे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, राइट। सेकेंड है जनरल गाइडलाइन, ये जो है प्रिंसिपल जो प्रोवाइड करता है, जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, राइट। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे हमें डिसीजन लेना रहता है, तो जो डिसीजन हम लोग लेते हैं इस प्रिंसिपल के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं इस प्रिंसिपल के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे ये जो गाइडलाइन देता है लेकिन रेडीमेड कोई सॉल्यूशन नहीं देता है, हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल को अपने हिसाब से यूज करके अपने डिसीजन को लेना रहता है। फिर इसके बाद फ्रेम बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, जो ये प्रिंसिपल बनाया जाता है एक रात में एक दिन में नहीं बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस किया जाता है और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम लोग प्रिंसिपल को क्या करते हैं, इसके कॉज इफेक्ट देखकर प्रिंसिपल को हम लोग फ्रेम करते हैं। जैसे द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली वन आफ्टर डीप थ्रू रिसर्च वर्क, दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स टू कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, देयरफॉर दे आर रिवोल्यूशनरी इन नेचर। यानी ये जो होता है एक दिन में हम लोग डेवलप नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिसर्च करते हैं, तब हम जाकर क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल बना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जिससे मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन, सम चेंज कैन बी मेड एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने प्रिंसिपल में हम लोग क्या ला देते हैं, चेंजिंग ला देते हैं। उसके बाद मैनली बिहेवियर, ये जो गाइडलाइन बनाया जाता है, प्रिंसिपल बनाया जाता है, मेनली ये ह्यूमन के लिए बनाया जाता है, उनके बिहेवियर के लिए, कैसे वो सोचें, कैसे काम करें, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्रेम टू गाइड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक। और मैनेजमेंट सुपीरियर और प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया है ताकि सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर के बीच में रिलेशन इम्प्रूव यानी अच्छा हो सके। तो इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट ऑल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे जनरल ये जो हम लोग प्रिंसिपल बनाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट यानी ये क्यों चीज़ें अप्लाई हो रहा है, अप्लाई होने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करके हम लोग प्रिंसिपल को बनाते हैं। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज इफेक्ट, दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाइड इन सिचुएशन, ठीक है। कंटीजेंट आपको प्रिंसिपल अप्लाई करने से सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और कंटीजेंट डिपेंड ऑन अपॉन सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज विथ द चेंज इन सिचुएशन, ठीक है। कंटीजेंट होता है कि क्या कब चेंज होगा,
वो किसी को नहीं पता रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। फिर अगला टॉपिक है आप लोगों का सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें प्रोवाइडिंग मैनेजरियल विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ये जो प्रिंसिपल जो होता है मैनेजमेंट जो होता है, जो मैनेजर होता है, मैनेजर के माइंड को इम्प्रूव करता है, उनके स्किल को इम्प्रूव करता है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं, बुक को स्टडी करते हैं, तो उनका माइंड क्या होता है, इम्प्रूव होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एक्ट एज गाइडलाइन फॉर जनरल मैनेजर का गाइडलाइन होता है कि कैसे काम करना है, राइट। These principles improve knowledge, ability and understanding of manager under various managerial situation. Optimum utilization of resources. ये जो प्रिंसिपल ये बताता है कि आप कोई भी काम करिए सिस्टमेटिक मैनर में करिए और कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी क्या लगेगा, कम से कम लगेगा। The management principle inside on plan, activity and systematic organization of men and material in the organization principle are designed to maximum benefit from the human effort other resources। यानी ये प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया है ताकि ह्यूमन्स रिसोर्सेज को ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें और जो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। फिर साइंटिफिक डिसीजन, जो भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं साइंटिफिक के बेसिस पे। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, भाई देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों का प्रिंसिपल होता है कि जैसा रिक्वायरमेंट सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल को जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी पॉलिसीज़ रेगुलेशन को बनाता है, प्रिंसिपल को दिमाग में रख के बनाता है, तो पॉलिसी क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कोई भी काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई पब्लिक को बेचते हैं सामान, ठीक है, और उसी को बेचते हैं, उसी से प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमें केवल मतलब प्रॉफिट का मोटिव नहीं होना चाहिए, जनता में भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ सोसाइटी में भी हमें हेल्प करना चाहिए, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी वैसे वगैरह देते रहना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेडिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनको समय के अनुसार ट्रेनिंग देता रहना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए और उसके बाद ताकि उनका स्किल इंक्रीज हो सके, उनका नॉलेज इंक्रीज हो सके। फिर प्रिंसिपल जो है डेवलप फेयोल का प्रिंसिपल जो है, ठीक है, फेयोल प्रिंसिपल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पहला है वर्क डिवीज़न का मतलब ये होता है कि जितने भी एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में हैं, सारे एम्प्लॉय को उनके एबिलिटी के बेसिस पर, उनकी एबिलिटी के बेसिस पर वर्क को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, वर्क को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। उनके एबिलिटी के बेसिस पे वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए ताकि जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं उस व्यक्ति को वही काम देना चाहिए, ठीक है। राइट पर्सन राइट प्लेस पे जानी चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा जो है इनका सेकंड जो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी हर एक व्यक्ति को एक अथॉरिटी दे देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेकिंग डिसीजन मेकिंग, ये दे देना चाहिए हर डिपार्टमेंट को जो उसके एबल हो। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए कौन क्या काम कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट का बर्डन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। थर्ड है डिसिप्लिन में जो है हर लोगों को, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सबको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर डिसिप्लिन को जो तोड़ता है उनके ऊपर पेनाल्टी लगाना चाहिए, भले ही वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये हो गया कि एक जो हम लोगों का बॉस होता है, वो बॉस हमेशा वन पर्सन होना चाहिए। बॉस जो है वन पर्सन होना चाहिए, जिससे
एम्प्लॉय का कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके। जैसे अगर कभी भी दो बॉस है तो डिसीजन लेने में समस्या होगा, एम्प्लॉय को कोई कुछ और कहेगा करने के लिए, दूसरा बॉस कहेगा कुछ और करने के लिए, तो एम्प्लॉय में कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो एम्प्लॉय काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमेशा जो बॉस होना चाहिए एक होना चाहिए, ताकि वो सही डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे एक बॉस है और सबको क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, अगर तीन बॉस अगर होते हैं तो इसको ये काम कहा, उसको ये कहा, इसको ये कहा, तो ऐसे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय को। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और हमारे जो एम्प्लॉय का गोल है, सबका सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, कॉमन गोल अचीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जितने भी सबऑर्डिनेट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट यानी कॉमन गोल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर एम्प्लॉय का लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बिजनेस को लगता है कि हमारे लिए काम नहीं करते हैं, तो उनको मोटिवेट करके दोनों का एम क्या बनाना चाहिए, एक बनाना चाहिए, ताकि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। रेमुनरेशन ऑफ पर्सन, यानी एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा रेमुनरेशन देना चाहिए ताकि उसकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। वेजेस, सैलरी, बोनस देते रहना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब जो पावर टू टेकिंग डिसीजन मेकिंग जो होता है केवल टॉप लेवल के पास होता है। ठीक है, टॉप लेवल के पास, और डिसेंट्रलाइजेशन के पास जो पावर जो दिया जाता है एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे दे दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब ये होता है अगर सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर से अगर बात करना है, एक प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए एफ को बात करना है तो ये कहाँ तक पहुँचाएगा अपना सूचना, ई कहाँ तक, डी सी, ऐसे ऐसे क्या करेगा। अगर ओ से बात करना है तो ऐसे एक सीक्वेंस से आएगा। ठीक है, इसी को स्केलर चेन। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी कोई एम्प्लॉय अगर डी जो है एन के पास इमरजेंसी देना चाहता है कोई बात, ई जो है ओ के पास कोई इमरजेंसी कुछ कहना चाहता है, तो उसे सारे प्रोसेस को तोड़कर क्या गैंग प्लैंक हम लोग अप्लाई करके एक डायरेक्ट प्रोसेस है जो हम लोग अपने बातों को पहुंचा सकते हैं, मैसेज को। देखिए ई जो है डायरेक्ट ओ से अपना इंफॉर्मेशन ओ को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मतलब जो भी चीज़ें रखना चाहिए हमारे बिजनेस में एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखना चाहिए और हर मटेरियल का एक प्लेस फिक्स कर देना चाहिए, ताकि किसी भी एम्प्लॉय को सामान ढूंढने में क्या हो, ज़्यादा टाइम ना लगे और आसानी से वो सामान मिल सके। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब ये हो गया एम्प्लॉय जितने भी होते हैं सुपीरियर को सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी बराबर सब एम्प्लॉय को रखना चाहिए, तब वो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इफ़िशियंसी दे सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी हर एक एम्प्लॉय को मतलब फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि हमारा जो जॉब है क्या हो सिक्योर है, हर वक्त उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, टोटल जो है 14 स्टडी इसका प्रिंसिपल हो गया। फिर इसके बाद आते हैं टोटल 14 इसका वो टोटल प्रिंसिपल है। पहला स्प्रिट डी क्रॉप। स्प्रिट डी क्रॉप का मतलब जो भी काम करना चाहिए यूनिटी में करना चाहिए। अगर किसी को हमें काम देना है, अगर मान लीजिए 1000 यूनिट हमें कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो 100 मेंबर का एक ग्रुप बना देना चाहिए। अब पूरे 100 मेंबर को कह देना चाहिए आपको 1000 यूनिट क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। आप लोग जानते हैं मतलब इनके द्वारा ये कहा गया इंडिविजुअली लोगों को काम मत बांटो, जिससे क्या होता है वर्क इफिशिएंसी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर एक यूनिटी को अगर आप दे देते हैं तो एकता में क्या होता है, दम होता है, तो वो लोग काम जल्दी से कर देंगे।
फिर आप लोगों का टोटल प्रिंसिपल हो गया। अब आते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो हैं इनके द्वारा भी प्रिंसिपल ये जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर मैनेजमेंट में साइंटिफिक को क्या किए थे, एग्जिस्ट किए थे। ठीक है, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इन्होंने क्या किया, कुछ टेक्निक्स को, टूल्स को अप्लाई किया हमारे मैनेजमेंट में। जैसे देखिए, इन जनरल लैंग्वेज इट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल मेथड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर इंक्रीज द आउटपुट। इसलिए साइंटिफिक टूल्स मेथड को और ट्रेन पर्सनल को अप्लाई किए हमारे मैनेजमेंट में, ताकि आउटपुट हम लोगों का क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग भी साइंटिफिक के बेसिस पे लिया जाता है। तो इन्होंने पहला प्रिंसिपल ये कहा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब इनके द्वारा ये कहा गया कि कोई भी डिसीजन लो तो ऐसा मत डिसीजन लो ताकि जो जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो जो कहेगा उसी टाइप का हो, वही काम होगा। नहीं, साइंटिफिक टूल्स प्रिंसिपल को क्या करो, अप्लाई करो, उसके हिसाब से आप क्या करो, डिसीजन लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट that each job performed in that organization should be based scientific inquiry, do not in situation experience and hit and miss method। यानी hit and miss method यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। he say that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb। rule of thumb नहीं चलेगा। rule of thumb means directorship of manager और where as scientific decision based on इफ़ कॉज एंड इफेक्ट। याद रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो ये नहीं जो कह देगा वही होगा, एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं लिया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं, मान लीजिए एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, अब टॉप लेवल का अब जो कहेगा वही काम होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी यहाँ पे कॉज, ठीक है, एंड इफेक्ट को देख कर क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, दूसरा है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉई और मैनेजमेंट को हमेशा मिल के काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जनरली बेसिक सी ये फंडा बता रहे हैं कि एम्प्लॉई को जो है, एम्प्लॉई को लगता है कि हम मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वर्क दे रहे हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट को लगता है और एम्प्लॉय को लगता है मैक्सिमम वर्क दे रहे हैं, बट हमें जो सैलरी मिल रहा है वो कम मिल रहा है। और मैनेजर को लगता है कि मिनिमम वर्क दे रहा है और इनको वेजेस जो सैलरी दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर चलना चाहिए, ताकि उनको इतना ज़्यादा देना चाहिए ताकि सैलरी, ताकि उनका रिक्वायरमेंट पूरा हो सके और वो खुश होकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, तो यही चीज़ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन अ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क हार्मोनी दैट विथ म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जनरली एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू ग्रुप्स, वर्कर्स ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, बोथ ग्रुप वर्क अराइवल ऑफ ईच अदर। वर्कर ईच अदर के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप और जो वर्कर ग्रुप दोनों जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। और लिखा है वर्कर फील द अंडर रिपेड, यानी जो है हमको पैसा कम मिलता है, काम ज़्यादा करते हैं और ओवर बर्डन रहता है विथ वर्क। और मैनेजर को लगता है ऑलवेज फील वर्कर गुड फॉर नथिंग, यानी हमारे लिए वो कुछ नहीं वर्कर कर रहा है। ठीक है, तो इन दिस प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल में यही कहा जा रहा है कि इस चीज़ को हमें चेंज करना चाहिए, एक करना चाहिए। ठीक है, उनको बोनस देना चाहिए, सैलरी अच्छा देना चाहिए। ठीक है, इंसेंटिव देते रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, एक डिपार्टमेंट दूसरे ग्रुप को जब कोऑपरेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी यहाँ पर जो है एम्प्लॉय को टाइम पे प्रॉपर हमें ट्रेनिंग दिलाना चाहिए। ठीक है, तब सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, उनका इफ़िशियंसी क्या होगा, उससे बढ़ेगा।
हमेशा इनके द्वारा ये कहा गया था ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर जो दिया गया था, फंक्शन फोरमैनशिप कहा गया कि जब कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, टेलर सजेस्ट किए थे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री को 2 पार्ट में, डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इनके द्वारा ये कहा गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो भी काम किया जाएगा प्लानिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम किया जाएगा प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो हमारे हर डिपार्टमेंट का ओवरबर्डन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या आते हैं, रूट कलर क्या होता है, रूट हमें स्टेप कैसे काम को करना है, मशीन को चलाना है, वो चीज़ें फिक्स करता है, सीक्वेंस, ठीक है। और दूसरा इसमें आता है इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या इंस्ट्रक्शन देता है नेसेसरी कि स्पेसिफाइड मैनर में, किस मैनर में वर्कर को काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये क्या करता है, टाइम स्टार्ट कब हो रहा है, टाइम फॉर स्टार्टिंग, और उसके बाद कंप्लीशन कब हो रहा है, ये चीज़ें बताता है। और उसका प्रिपेयर कॉस्ट शीट कितना में ये जो इसका कॉस्ट लगा। डिस्प्लेसनरी यानी जितने भी हमारे वर्कर होते हैं सबको सिस्टमेटिक मैनर में ये डिसिप्लिन वो बताता है। उसके बाद ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है, दूसरा जो है ऑपरेशनल। और ऑपरेशनल में जो आता है ये गैंग बॉस जो होता है मशीन को मतलब अरेंज करता है, रिसोर्सेज को, रिक्वायरमेंट को ये क्या करता है, फुलफिल करता है विदाउट डिले। स्पीड बॉस जो है फोरमैन इंश्योर टाइमली कंप्लीशन जॉब, यानी टाइम को बताता है इतने टाइम पे आपको काम कर देना। रिपेयर बॉस हर एक टेक्निक मशीनरी को क्या करता है, वर्किंग कंडीशन चेक करता है ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। इंस्पेक्टर क्वालिटी और क्वालिटी कंट्रोल करता है ऑफ आउटपुट का, क्वालिटी वगैरह चेक करता है। फिर उसके बाद दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, भाई जो जिसमें एक्सपर्ट है उसी व्यक्ति को हमें काम पहले हमें ढूंढना चाहिए, ठीक है, क्या क्या काम है उसके हिसाब से हमें वर्क को सिंप्लीफाई अलग अलग डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। जो व्यक्ति जिसमें एक्सपर्ट होता है वही काम उनको देना चाहिए। फिर जो है वर्क स्टडी में आता है पहला फटीग स्टडी। किसी भी एम्प्लॉय से काम कराते हैं, आप लोग जानते हैं हर व्यक्ति एक समय के बाद थक जाता है, ठीक है, तो उनको क्या क्या द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी कितने बार देना चाहिए रेस्ट, ड्यूरेशन कितने टाइम का रेस्ट देना चाहिए, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल यानी कितने बार रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें फटीग स्टडी में बताया गया। मेथड स्टडी में बताया गया किसी भी गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो उस मेथड को हमें अप्लाई करना चाहिए जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगता है। टाइम स्टडी, इसमें जान रहे हैं टाइम स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ठीक है। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ वर्कर, हर वर्कर के काम को एक टारगेट दे दिया जाता है, इतना आपको आउटपुट करना है, इतने घंटा काम करना है। और मोशन स्टडी जैसे वर्कर कहाँ से कहाँ जाता है, जाएगा, एक बार टूल्स लाएगा, टूल्स लेकर आएगा, उसको बनाएगा, ठीक है। और एक बार जैसे मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी सामान रखना है तो जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से सामान उठाएगा, ट्रक में रखेगा, फिर ट्रक के पास से आएगा, ठीक है। फिर मान लो गेट के बाहर ट्रक है, गेट खोलेगा, सामान रखेगा, फिर गेट खोलेगा, अंदर आएगा, तो ये कितने बार मूवमेंट कर रहा है, तो उस चीज़ को एनालिसिस करके जो वेस्टेज मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे देखिए कोई भी फैक्ट्री होता है, वॉशिंग रूम बगल में रहता है, सारी चीज़ें, कैंटीन भी होता है बगल में, सारी चीज़ें इसलिए होता है ताकि उन लोगों का मूवमेंट कम हो। अगर मूवमेंट कम होगा तो कम थकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। फिर डिफरेंशियल पीस वेजेस में ये कहा गया टेलर के द्वारा कि भाई अगर किसी को तुम वेजेस देते हो तो 2 प्रकार से वेजेस दो। अगर तुम जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा रेट के हिसाब से दो, अगर कम काम करता है तो कम रेट के हिसाब से दो। अगर जैसे मान लो किसी को कह दिया 1 घंटे में 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है और एट द रेट ऑफ ₹10 के रुपीज़ से रेट मिलेगा। अगर जो 1 घंटा में 120 कर देगा तो उसको 12 के रेट से पैसा मिलेगा। तो इस चीज़ से होना चाहिए, जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा ज़्यादा रेट से पैसा मिलेगा।
मेंटल रिवॉल्यूशन हमेशा मतलब वर्कर का क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर मैनेजमेंट टूवर्ड ईच अदर, यानी दोनों का मेंटल रिवॉल्यूशन हमेशा क्या करते रहना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ताकि अपने गोल को, बिजनेस के गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है तो ये चीज़ें आप लोगों का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखें और बताएं कैसा लगा। ठीक।